हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। हाजिर हूँ मैं और स्वागत करता हूँ आपका आप ही के अपने चैनल एग्ज़ाम सक्सेस मंत्रा पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आजकल हमारे चैनल एग्ज़ाम सक्सेस मंत्रा पे एंशिएंट हिस्ट्री की नई सीरीज़ चल रही है, जिसके अंतर्गत हम इतिहास जानने के स्रोतों का अध्ययन कर रहे हैं। जिसके अंतर्गत हम अभी जितने भी हमारे इतिहास के यानी भारतीय इतिहास के पुरा इतिहास के इम्पॉर्टेंट अभिलेख हैं, उन अभिलेखों का हम अध्ययन कर चुके हैं। तो दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये अभिलेख कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। और उसके बाद जो मैंने आपको दूसरा टॉपिक कहा था, सिक्के, है ना, सिक्कों के द्वारा हमें किस प्रकार इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो आज का हमारा टॉपिक ये है। तो आपका ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए हम थोड़ा अभिलेखों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अभिलेख कहाँ मिलते हैं, क्या होते हैं, या कहाँ कहाँ रखे गए हैं, किस प्रकार से अध्ययन इनका किया जाता है। तो चलिए देखिए, अभिलेखों के अध्ययन को पैलियोग्राफी कहा जाता है। अभिलेख मोहरों, प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों, मंदिरों आदि की दीवारों पर मिलते हैं। तो दोस्तों, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी जाता है कि जो अभिलेखों को यानी जो पुराने अभिलेख हैं उनके अध्ययनों को क्या कहा जाता है। तो उनके अध्ययनों को क्या कहा जाता है, पैलियोग्राफी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखनी है। और अभिलेख कहाँ कहाँ मिलते हैं, यानी सिक्कों पर मिलते हैं, प्रस्तर यानी जो पत्थर के खंभे होते हैं उन पर मिलते हैं, स्तूपों यानी स्तूप चट्टानों पर, मंदिर इत्यादि की दीवारों पर मिलते हैं। तो यानी ये जहाँ कहीं भी मिल सकते हैं। आपको मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जो अभिलेख होते हैं, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पैलियोग्राफी कहा जाता है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है। चलिए अब हम अगली चीज़ देखते हैं। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर के पुरालेख शास्त्री के कार्यालय में संग्रहित है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में किस स्थान पर सबसे ज़्यादा प्राचीन अभिलेख रखे गए हैं, है ना, जैसे सिक्के हो गए या बाकी चीज़ों की जो भी हमें खुदाई में मिलती थी। इस प्रकार के जो अभिलेख हैं वो कहाँ मिलते हैं, मैसूर के मुख्य पुरालेख शास्त्री के कार्यालय में मिलते हैं। ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भारत में जो सबसे अधिक अभिलेख हैं वो मैसूर के पुरालेख शास्त्री कार्यालय में संग्रहित किए गए हैं, यानी उन्हें वहाँ संभाल के रखा गया है। ये चीज़ आपको ध्यान से रखनी होगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपसे पूछी जा सकती है कभी भी, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन का स्तर है वो बढ़ता ही जा रहा है, आपको सबको ही ज्ञात होगा। तो इस तरीके की नई नई चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। और ये किताब है जो दोस्तों मैंने आपको बताया कि मैं कई किताबों से आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। इसमें जो मुख्य किताब है वो RS शर्मा यानी राम शरण शर्मा है, जिनके बच्चे UPSC की तैयारी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उससे हैं अधिकांश नोट्स। और उसके अलावा मैंने आपको बताया था जैसे कि आपका क्या है, एंशिएंट हिस्ट्री की एक प्रतियोगिता दर्पण आती है, और इन सभी चीज़ों को लेकर किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो दूसरा वो था। अब तीसरी बात करते हैं हम। तो आरंभिक अभिलेख ईसा पूर्व 3री सदी के हैं, जिनकी भाषा प्राकृतिक है। संस्कृत अभिलेख ईसा की 2री सदी में मिलने लगते हैं, 4वीं-5वीं सदी में उसका उपयोग सर्वत्र होने लगता है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे प्रारंभिक अभिलेख है वो कब से मिलते हैं। प्रारंभिक अभिलेख ईसा पूर्व 3री सदी, यानी जो ईसा पूर्व है उससे 3री सदी, यानी जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उससे 3री सदी से पहले से मिलने लगते हैं, जिनकी भाषा क्या है, प्राकृतिक है। तो दोस्तों, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से पूछा जाता है कि भारत में जो प्रारंभिक अभिलेख प्राप्त होते हैं उनकी भाषा कौन सी है। तो उनकी भाषा है आपकी प्राकृत है। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि संस्कृत के अभिलेख भारत में कब से मिलने स्टार्ट होते हैं। तो ईसा की 2री सदी से, ठीक है, ईसा की 2री सदी से, और ईसा की 4वीं-5वीं सदी में इसका उपयोग सर्वत्र होने लगे। तो दोस्तों, यहाँ से दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि जो भारत में मिलने वाले प्रारंभिक अभिलेखों की भाषा कौन सी है। तो भारत में मिलने वाले प्रारंभिक अभिलेखों की भाषा है प्राकृत। और जो दूसरा यहाँ से पूछा जाता है कि संस्कृत के अभिलेख कौन सी सदी से मिलने स्टार्ट होते हैं। तो ईसा की 2री सदी से मिलने स्टार्ट होते हैं और 4वीं-5वीं सदी तक ये संपूर्ण भारत में फैल जाते हैं, यानी 4वीं-5वीं सदी तक जो संस्कृत के अभिलेख है वो संपूर्ण भारत में मिलने लगते हैं। तो ये आपके यहाँ से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं। अभिलेखों में प्रादेशिक भाषाओं का उपयोग 9वीं-10वीं शताब्दी में होने लगता है। अब जो यहाँ से आपका तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, तो क्षेत्रीय भाषाओं के अभिलेख किस सदी से मिलने स्टार्ट होते हैं। तो 9वीं-10वीं सदी से प्रादेशिक भाषाओं या जो क्षेत्रीय भाषा यानी जो लोकल लैंग्वेज होगी, जैसे आपकी क्या होगी, कन्नड़ होगी, तमिल होगी, ठीक है, इस तरीके के जो लैंग्वेज के जो अभिलेख मिलते हैं वो 9वीं-10वीं सदी से मिलने प्रारंभ होते हैं। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया आपका
तीन क्या क्या बने, पहला तो आपका ये बना दोस्तों कि जो प्रारंभिक अभिलेख है उनकी भाषा क्या थी, प्राकृतिक भाषा थी। दूसरी कि भारत में संस्कृत के अभिलेख किस सदी से मिलने स्टार्ट होते हैं, तो दूसरी सदी से मिलने स्टार्ट होते हैं। और चौथी पाँचवीं सदी में जो संस्कृत के अभिलेख वो संपूर्ण भारत में मिलने लगते हैं। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बना कि प्रादेशिक भाषाओं के अभिलेख कब से मिलने स्टार्ट होते हैं, तो 9वीं 10वीं सदी से आपको प्रादेशिक भाषाओं के अभिलेख मिलने स्टार्ट होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। मौर्य और मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कॉपर्स इंक्रिप्शन इंडिकेरम नामक संग्रह में संग्रहित किए गए। तो जो तीन समय यानी मौर्य काल यानी मौर्यों के समय, मौर्योत्तर यानी मौर्यों के समय के बाद का काल, और गुप्त काल, है ना। तो जो इन तीन समय का जो अभिलेख है या इन जो तीन कालों के जो अभिलेख है वो सबसे अधिक कहाँ देखने को मिलते हैं, कॉपर्स इंक्रिप्शन इंडिकेरम नामक संग्रंथमाला में देखने को मिलते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपके हैं गुप्त काल, मौर्य काल और मौर्योत्तर काल के अधिकांश अभिलेख कहाँ देखने को मिलते हैं, तो कॉपर्स इंडिक्रिप्शन इंडिकेरम नामक पुस्तक में देखने को मिलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, पूछा जा सकता है कभी भी। जो ब्राह्मी लिपि है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है और जो खरोष्टी है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है ना। जो देखिए दोस्तों, जो ब्राह्मी लिपि है, ठीक है, जो ब्राह्मी लिपि है तो ब्राह्मी लिपि कहाँ लिखी जाती हैं, लेफ़्ट टू राइट, जैसे हम लिखते हैं, मतलब इससे इस तरफ लिखी जाती है यानी लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती है। जबकि जो खरोष्टी लिपि है, जो खरोष्टी लिपि है वो कहाँ लिखी जाती है, राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती है, यानी उसको इस तरीके से इस तरफ से लिखना शुरू किया जाता है और यहाँ पर आके छोड़ दिया, फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर लाके छोड़ दिया, यानी राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती है। तो कई बार आपसे पूछा गया है कि खरोष्टी लिपि किस तरफ से किस तरफ को लिखी जाती है, तो राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती है। जबकि जो ब्राह्मी है वो कहाँ लिखी जाती है, आपकी लेफ़्ट टू राइट, यानी जिस तरीके से आप लिखते हो तो उस तरीके से ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है। तो चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं सिक्कों पर, है ना। हाँ तो दोस्तों हम सिक्कों की बात कर रहे थे। तो जो आपका यहाँ से पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो यही पूछा जाता है कि जो भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, यानी जो सिक्कों पर जो लेख लिखे हैं उनसे तत्कालीन इतिहास के बारे में जो जानकारी प्राप्त करने का सर्वप्रथम काम किया था वो किसने किया था, जेम्स प्रिंसेप ने किया था। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, आपका जेम्स प्रिंसेप को कहा जाता है। और दोस्तों जो यहाँ से दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये पूछता है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो न्यूमेटिक्स कहा जाता है। ये एक दो बार आपके पास आया भी है किसी एग्जाम में कि जो पुराने सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, न्यूमेटिक्स कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। अब बात करें, ठीक है, तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से भारत में नियमित सिक्कों का प्रचलन देखने को मिलता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में कब से सिक्कों का प्रचलन देखने को मिलता है, तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से, ठीक है, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से हमें भारत में सिक्कों का नियमित प्रचलन देखने को मिलता है। अब देखो जो प्राचीन सिक्के को क्या कहा जाता है, आहत या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। इन पर कोई लेख नहीं होता था। मौर्य काल के सिक्के भी पंचमार्क है, ठीक है। अब देखो क्या कहा इन्होंने, जो प्राचीनतम सिक्के हैं भारत में, जो प्राचीनतम सिक्के मिले हैं उन्हें क्या कहा जाता है, आहत या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है और इनके ऊपर कोई भी लेख नहीं होता था। मौर्य काल के सिक्के भी क्या है, पंचमार्क सिक्के ही। अब देखिए दोस्तों पंचमार्क सिक्के क्या होता था, इसमें धातु की एक टुकड़ा लिया जाता था और उसके ऊपर, ठीक है, कोई ठप्पे से उस पर निशान बना दिया जाता था। तो इस प्रकार जो सिक्के निर्मित होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, पंचमार्क सिक्के कहा जाता था या आहत सिक्के भी कहा जाता था। क्योंकि जब धातु पर चोट की जाती थी तो धातु थोड़ा डैमेज हो जाती थी, या जो आपका क्या होता था ऊपर से जो आपका जिस चीज़ से उस पर मारे जाता था उसका निशान उस पर पड़ जाता था, इसीलिए इनको क्या बोला जाता था, आहत सिक्के भी बोला जाता था। तो आपको याद रखना है कि जो भारत में पाए जाने वाले प्राचीनतम सिक्के हैं उनको पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता है। चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं। भारत में लेखयुक्त सिक्के सर्वप्रथम हिंद यूनानियों ने प्रारंभ किए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में तो जो प्राचीन काल में जो यानी ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में जो सिक्के जारी हुए थे उनमें तो क्या होता था, कुछ भी नहीं लिखा होता था, ऊपर से केवल कुछ ठप्पे लगाकर निशान बना दिया जाता था जिसको हम क्या बोलते थे, आहत सिक्के। लेकिन भारत में जो लेखयुक्त सिक्के यानी सिक्कों पर कुछ लिखा होता था, जैसे आज वर्तमान समय में देखते हो भारत सरकार या रुपये का, इस तरीके का जो लिखा होता था, इस तरीके का जो प्रचलन भारत में सर्वप्रथम किसने शुरू किया, हिंद यूनानियों ने शुरू किया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में लेखयुक्त लिखने का श्रेय किसको जाता है, तो किसको जाता है, हिंद यूनानियों को जाता है। हिंद यूनानियों ने ही भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्कों की शुरुआत की मिनांडर के द्वारा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा शासक था या जिसने सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्कों की शुरुआत की, तो किसने की, मिनांडर ने की। और वो कौन से शासन से संबंधित था, हिंद यूनानियों से संबंधित था। चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं आगे और हमें क्या क्या सिक्कों से पता लगता है।
कुषाणों में कैडफिसिस प्रथम ने हिंदू कुश के दक्षिण में सिक्के चलाए। तो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, भारत के हिंदू कुश के दक्षिण में सर्वप्रथम किसने सिक्के चलाए? तो कुषाणों के जो राजा थे कैडफिसिस प्रथम, उसके द्वारा सिक्के चलाए गए। ठीक है, कैडफिसिस ने रोमन सिक्कों की नकल करके तांबे के सिक्के ढलवाए। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखने की, जो भारत में रोमन सिक्कों की नकल किसके द्वारा की थी? विम कैडफिसिस के द्वारा की गई थी, जो कि किसके बने होते थे? मुख्यतः तांबे के बने होते थे। ठीक है, कैडफिसिस द्वितीय ने बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की और अपना राज्य सिंधु नदी के पूर्व तक फैलाया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में कौन से शासक ने बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की? तो कौन था वो? कैडफिसिस द्वितीय था। कैडफिसिस फर्स्ट ने तो क्या किया? तांबे के सिक्के चलाए जो रोमन सिक्कों की नकल थे, लेकिन जो कैडफिसिस द्वितीय आया उसने किसकी सिक्के चलाए? सोने के सिक्के चलाए और बड़ी संख्या में चलाए। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। कुषाणों ने, अगला जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। तो आपसे कई बार पूछा गया कि भारत में किन शासकों द्वारा, ठीक है, शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए? तो किसके द्वारा? ठीक है, कुषाणों के द्वारा जारी किए गए थे। और भारत में सर्वप्रथम जो सोने के सिक्के चलाए किसने चलाए थे? हिंद यूनानियों ने चलाए थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो मैंने अभी आपको बताया सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसके थे? कुषाणों के ही थे। चलिए अब आगे करते हैं। सिक्कों के सांचे कुषाण काल में बड़ी संख्या में मिलते हैं। तो यानी जब इन्होंने सिक्के ढलवाए थे, तो मतलब इन्होंने सिक्के ढलवाने के लिए कहीं कुछ टकसाल वगैरह रही हुई है ना, और वो टकसाल क्या थे? इन्होंने सांचे के अंदर सिक्के ढलवाए जाते थे। तो इसलिए जो कुषाण काल के जो सिक्के ढालने के सांचे वो हमें बड़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के गुप्तों के द्वारा चलाए गए। तो देखिए दोस्तों, आपको ये दो क्वेश्चन याद रखना है कि जो सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के हैं वो किसके द्वारा चलाए गए? भारत में कुषाणों के द्वारा चलाए गए। लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए? गुप्त शासकों ने चलाए। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कई बार पूछा गया है दोस्तों। इस आप पुराने पेपर कोई भी उठा के देख सकते हैं कि सोने के सिक्कों से संबंधित भारत में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले तो ये है कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? तो किसके द्वारा चलाए गए? कुषाणों के द्वारा चलाए गए। दूसरा ये क्वेश्चन भी कई बार आया है कि भारत में किस काल में सिक्के ढालने के सांचे मिलते हैं? तो किस काल में मिलते हैं? कुषाण काल में मिलते हैं। तीसरा कि भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के किन शासकों द्वारा चलाए गए? तो गुप्त शासकों द्वारा चलाए गए थे। और ये अगला क्वेश्चन भी कई बार आया है, गुप्तों के सोनों के सिक्कों को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि दिनार किससे संबंधित है? क्या है? गुप्त द्वारा चलाए गए जो सोनों के सिक्के थे उन्हें क्या कहा जाता है? दिनार कहा जाता है। तो ये भी आपने दोस्तों ध्यान रखनी है। आप चलिए आगे बात करते हैं। सबसे अधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में मिले हैं, जो विशेषता शीशे, पॉन्टीन, तांबे और कांसे के बने, कांसे, चांदी और सोने के हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में किस काल में सर्वाधिक सिक्के देखने को मिलते हैं? तो मौर्योत्तर काल में देखने को मिलते हैं, जो इन सब चीज़ों के बने होते थे। शीशे, पॉटिन, तांबे, कांसे, चांदी और सोने के बने होते थे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यानी सर्वाधिक सिक्के किस काल के मिलते हैं? मौर्योत्तर काल के हमें देखने को मिलते हैं। अगला जो है, इंडो ग्रीक और मौर्योत्तर काल का इतिहास सिक्कों पर ही आधारित है। यानी जो हिंद यूनानी है और मौर्यों के बाद का जो इतिहास है उस सिक्कों पर ही आधारित, यानी उनके द्वारा जो सिक्के चलाए गए तो उन सिक्कों के अध्ययन करने से ही हमें तत्कालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सातवाहनों के काल में अधिकांश सिक्के शीशे के प्राप्त होते थे। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी कई बार आया है कि किन शासकों द्वारा शीशे के सिक्के चलाए गए? तो किन शासकों द्वारा चलाए गए थे? सातवाहन शासकों द्वारा शीशे के सिक्के चलाए थे। अब ये शीशा कांच नहीं है दोस्तों, ये शीशा एक धातु होती है। तो उस धातु के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? सातवाहनों के द्वारा चलाए गए थे। अब देखो, सातवाहनों के सिक्कों पर प्राकृतिक भाषा में लिखे होते थे। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, भारत में जो प्राचीन सिक्के थे, आहत या पंचमार्क सिक्के थे, उन पर कुछ भी लिखा नहीं होता था। लेकिन जब हिंद यूनानी आए तो हिंदू यूनानियों ने लेखयुक्त सिक्के चलाए, यानी उनके सिक्कों पर कुछ ना कुछ लिखा होता था। तो इसी प्रकार जो सातवाहन लोग आए तो सातवाहन लोगों ने क्या किया? अपने सिक्के पर जो लेख लिखा वो लेख किस भाषा में लिखे थे? प्राकृतिक भाषा में लिखे थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलो अब हम बात करते हैं थोड़ा गुप्तों के सिक्कों के बारे में। गुप्तों के सिक्कों पर संस्कृत लेख लिखे होते थे। परम भागवत की उपाधि है ना, ये भी किसके द्वारा ग्रहण की गई थी? गुप्तों के द्वारा ग्रहण की गई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में ऐसे कौन से शासक थे जिनके सिक्कों पर संस्कृत में लेख लिखे होते थे? तो कौन से शासक थे? गुप्त शासक थे। और गुप्त शासकों के द्वारा परम भागवत की उपाधि धारण की गई थी। ये हमें कहाँ से पता लगता है? उनके सिक्कों से ही पता लगता है। वो अपने सिक्कों पर लिखवा देते थे परम भागवत या राज राजस्य, इस तरीके के कुछ लेख लिखवा देते थे, जिससे हमें उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब देखो, कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध और उसके पुत्र हुस्क के सिक्कों पर चतुर्भुज विष्णु की आकृति देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, किसके सिक्कों पर भगवान बुद्ध की आकृति बनी होती है? किसके सिक्कों पर? कनिष्क। और उनके पुत्र हुस्क के सिक्कों पर चतुर्भुज विष्णु की आकृति
आकृति बनी होती थी। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस शासक के सिक्कों पर विष्णु भगवान की आकृति बनी होती थी। कौन थे? कनिष्क के शासक जो हुइस्क था उसके सिक्कों पर विष्णु की आकृति बनी हुई थी। चलिए, समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ की जानकारी सिक्कों से ही मिलती है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिक्कों से हमें इनके समय की बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है, गुप्तों के समय की। तो यहीं से सिक्कों से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है कि जो समुद्रगुप्त थे उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो ये भी कहाँ से पता होती है? उसके सिक्कों से ही पता होती है, लगता है हमें। अगला, समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया। तो ये भी आपसे कई बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा शासक है जिसके सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो कौन है? वो समुद्रगुप्त हैं। अब देखिए आगे, समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे कविराज कहा गया है। तो ये भी आपसे पूछा गया है कि कविराज किस शासक की उपाधि है। तो कविराज किसकी उपाधि है? समुद्रगुप्त की उपाधि है। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। बयाना पुंज का अर्थ सिक्कों का ढेर होता है। ठीक है, अब देखो ये बयाना पुंज वर्तमान में एक जगह है जिसका अर्थ क्या है? सिक्कों का ढेर। अब इसे बयाना पुंज क्यों कहा गया है? देखिए, भरतपुर के, ठीक है, क्या कह रहा है ये? भरतपुर के पास लगभग 8000 सिक्के, ठीक है, क्या कहते हैं, चांदी का ढेर प्राप्त हुआ, जिससे यह पता लगता है कि यह क्षेत्र गुप्तों के अधीन था। अब देखिए एक जगह है दोस्तों, ठीक है, बयाना पुंज, ठीक है, तो ये कहाँ है? भरतपुर में है। बयाना पुंज का क्या होता है? सिक्कों का ढेर होता है। और भरतपुर के पास लगभग, यानी राजस्थान, 8000 सिक्के, चांदी का ढेर प्राप्त हुआ है, यानी चांदी के 8000 सिक्के प्राप्त हुए हैं। कहाँ? भरतपुर के पास, जो बयाना पुंज नामक स्थान है। तो जिससे क्या पता लगता है कि यह क्षेत्र किसके अधीन था? गुप्तों के अधीन था दोस्तों। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि अभी तक जो भारत में सबसे बड़े सिक्कों का जो संग्रह मिला है वो कहाँ मिला है? बयाना पुंज, यानी भरतपुर राजस्थान से ही प्राप्त होता है। अब देखो, जो गलथम्बी नासिक महाराष्ट्र में शक शासक नहपान को गौतमी पुत्र सातकर्णी ने हराया और उसके सिक्कों से उसका नाम हटाकर अपना नाम लिखवा दिया। ठीक है, अब देखिए ये कहाँ की बात हो रही है? महाराष्ट्र की बात हो रही है, जहाँ का शासक कौन था? नहपान था। उसे किसने हराया था? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने हराया। और फिर जो उसके सिक्के थे तो उन्होंने क्या किया? वहाँ से उसका नाम हटा दिया और उसकी जगह अपना नाम लिखवा दिया। तो ये सारी की सारी इतिहास की जानकारी दोस्तों हमें कहाँ से प्राप्त हो रही है? सिक्कों के जरिए ही प्राप्त हो रही है। तो इस तरीके से जो सिक्के हैं, सिक्कों से भी हमें भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, प्राचीन के इतिहास के बारे में। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा। तो आज दोस्तों, आज के लिए रखते हैं हम इतना ही, ताकि आप जो मैंने पढ़ा है आप इसका अध्ययन कर पाएँ और देख पाएँ और समझ पाएँ। और जो आपकी समझ में आए दोस्तों, आप ज़रूर से कमेंट करके बता दीजिए। तो आज हमने क्या पढ़ा दोस्तों कि भारत में जो अभिलेख हैं वो किस किस भाषा में मिलते हैं और कब कब कौन सी भाषा के अभिलेख जारी हुए। उसी के साथ जो हमें सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं और सिक्कों के द्वारा हमें क्या क्या ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है, और सिक्कों से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दोस्तों उनका अध्ययन हमने किया। अब दोस्तों कल हम क्या देखेंगे? प्राचीन मूर्ति कला। ठीक है, जो क्या आती है? भारत की मूर्ति कला है। तो मूर्ति कला से हमें किस प्रकार प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और भारत में कौन कौन सी जो मूर्ति कलाएँ हैं या जो कला शैली है वो देखने को मिलती है। मंदिर की शैली होगी, जैसे गांधार शैली, मथुरा शैली, है ना। तो इस तरीके की शैली हमें, द्रविड़ शैली, ठीक है, ये कहाँ कहाँ से हमको देखने को मिलती है। उस स्तूप का निर्माण किस प्रकार से हुआ। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन दोस्तों हम कल से करेंगे। तो आशा करता हूँगा मेरे द्वारा आपको जो जानकारी दी गई है आपको अवश्य ही पसंद आ रही होगी। और साथ ही साथ यह भी आशा करता हूँ कि जो आज जानकारी मेरे द्वारा आपको दी जा रही है ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर ही आपके काम आएगी। तो ठीक है दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे चैनल एग्ज़ाम सक्सेस मंत्रा से जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए।